दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एमिनेंट सोशोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश राणा जी, जो पिछले 1.5 दशक से सोशोलॉजी का अध्यापन कर रहे हैं। पहले बुंदेलखंड में रहे और इन दिनों गाजियाबाद के एमएमएच कॉलेज में हैं आप, और लगातार सामाजिक मुद्दों पर और ऐसे लोगों पर आप लगातार निगाह बनाए रखते हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं, समाज की दशा और दिशा को बदलने का काम करते हैं। डॉक्टर राणा नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार रविंद्र जी। से तो हम चाहेंगे कि इस बार हम बात करें चौधरी चरण सिंह के बारे में। उनकी ईमानदारी के किस्से गांव गलियों से लेकर के मीडिया तक चर्चा में हैं और इस बीच कई ऐसे संस्मरण सुर्खियों में भी आए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर चौधरी चरण सिंह आज होते तो वो क्या करते, किस दिशा में देश को ले जाते, किसानों को ले जाते, और उनके समय का जो राजनीतिक परिदृश्य था वो कैसा था, क्या सोचते हैं आप? जब आपके इस सवाल पर हम एक निगाह डालते हैं और चौधरी साहब को देखते हैं तो एक पूरा परिदृश्य उभरता है, जिससे पता लगता है कि चौधरी साहब के समय का परिदृश्य और उस दौर की राजनीति आज से भी ज्यादा टफ थी। मैं आज से भी ज्यादा टफ इसलिए कह रहा हूं कि उस दौर में चौधरी साहब के पैटर्न पर राजनीति को ढालना और उस तरह के अभ्यास राजनीति में करना, ये अपने आप में दुस्साहस था। और एक राजनीतिक योद्धा की तरह चौधरी साहब जैसे आदमी सोच सकते हैं, क्योंकि उस समय की राजनीति आज से ज्यादा सामंती थी, आज से ज्यादा जातिवादी थी और आज से ज्यादा आग्रहों, पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों से भरी हुई थी। क्योंकि उस दौर में कांग्रेस का देश में एक छत्र राज था और देश आजाद हुआ। नेहरू महों की जो पूरी व्यापकता पूरी देश में पूरी राजनीति पर थी, उससे कोई शिकार होने से बच नहीं पाता था। लेकिन चौधरी साहब उस पूरे दौर में भी एक ऐसी शख्सियत के तौर पर बने रहे और भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे कि जब मौका आया, जब जब जरूरत पड़ी, देश को जब जिन प्रतिवादों की जरूरत थी, वो चौधरी साहब ने नेहरू के सामने रखे। और नेहरू का सीमित, संयमित और जरूरी प्रतिरोध लोकसभा से लेकर खुले मंचों तक चौधरी साहब ने किया। ये चौधरी साहब के दौर की राजनीति का एक परिदृश्य है और इससे समझा जा सकता है कि उस दौर की राजनीति कितने दबाव की राजनीति थी और किस तरह से किसान राजनीति के मुद्दों को चौधरी साहब वहां रख रहे होंगे। जी डॉक्टर साहब, मैंने वो जगह देखी है जहाँ चौधरी साहब का जन्म हुआ। वो गांव एक छोटे से गांव से, नूरपुर से निकले वो, फिर उनका परिवार कई जगह पर विस्थापित होता रहा। भदोला में रहे और फिर मेरठ के गांव में रहे, फिर उन्होंने एजुकेशन हासिल की। यहाँ से जो प्रधानमंत्री बनने तक का सफर है वो कैसे तय किया उन्होंने? ये करिश्मा कैसे संभव हुआ कि एक गरीब परिवार का बालक जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, ठीक से जीने तक की स्थिति नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए? यस, बहुत मौजूद सवाल है। किसी राजनेता की और किसी शख्सियत की पृष्ठभूमि को समझे बिना हम उसके पूरे जीवन के योगदान को चिन्हित शायद अधूरा कर पाएंगे। तो चौधरी साहब को जब आप इस तरह से बताते हैं और देखते हैं कि हरियाणा के बल्लमगढ़ के नूरपुर गांव से गाजियाबाद, मेरठ, बागपत और दिल्ली तक का पूरा सफर जो उनका रहा, वास्तव में इसे पूरी एक फैलाकर जब हम देखते हैं तो वो एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जिन्होंने लगातार आजादी के संघर्ष में और उस आंदोलन में अपने आप को समर्पित कर रखा था। उनके दादा परदादा, उनके पिता उस राजनीतिक संघर्ष को, आजादी की उस लड़ाई को लड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह, एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव डालते आ रहे। ये कोई हंसी खुशी की यात्रा नहीं थी या ये कोई सहज ऐसे कोई शौकिया सफर नहीं था। ये उन संघर्षों से जुड़ा हुआ सफर था जो ब्रिटिश हुकूमत के तनावों को झेलते हुए, उनके हमलों को झेलते हुए एक जगह से दूसरी जगह आना
और इन संघर्षों से उपजा जो पूरा एक परिदृश्य था, वो ब्लड चौधरी साहब में विरासत के साथ ट्रांसफर हो रहा था। तो चौधरी साहब उस पूरे पारिवारिक परिवेश में सामाजिक अर्थ हुए। उन्होंने उस संघर्ष को करीबी से देखा और उसे जब समझा, तो उन्होंने शायद बचपन में ही ऐसा मन बना लिया था। वो जब आगरा पढ़ने गए और वहां पर उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद गाजियाबाद आते हैं, गाजियाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करते हैं और प्रैक्टिस शुरू करने के तुरंत साथ ही उन्होंने आजादी के संघर्ष में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी और यहाँ पूरी अपनी एक लॉबी बनाई, वकीलों के साथ अपना एक समूह बनाया और जिसमें सक्रिय राजनीतिक संघर्ष आजादी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शुरू किया। जब 29 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, गांधी जी ने नमक तोड़ो आंदोलन शुरुआत की, चौधरी साहब ने खुद इस क्षेत्र के पूरे गाजियाबाद से पूरे जन समुदाय को हिंडन पर ले जाकर नमक तोड़ो कानून वाले आंदोलन को पूरा नेतृत्व दिया। और उसी के साथ साथ उनके उस दौर के भाषणों को, उनकी मीडिया कवरेज को जब देखते हैं तो पता चलता है कि उसी समय से वो किस तरह से किसानी मुद्दों को, किसान परिवारों के इश्यूज को, किसानों से जुड़ी समस्याओं को तरजीह देते थे। लगातार उन मुद्दों पर बात करते थे, लगातार उन इश्यूज को उठाते थे और उनके लिए काम करते थे। तो ये चौधरी साहब को बताता है कि वो किस तरह से इस पूरे एक दौर में अपने आप को बढ़ाते गए, अपने आप को डेवलप करते गए और अपनी एक पृष्ठभूमि को साथ जोड़ते हुए अपनी एक स्पष्ट राजनीतिक भूमिका और समझ बनाते गए। कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ में ही उन्होंने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया और उसी दौरान एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण होता गया जब वो आज़ादी के संघर्ष में कूदे, जो आगे जाके प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। यानी आज़ादी की लड़ाई का जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में बहुत अहम रहा। यस। तो इसी के साथ जब हम जोड़ के देखते हैं, उन्होंने ये नहीं कि उन्होंने राजनीति में आके किसान का काम शुरू किया, उन्होंने उस संघर्ष के दौरान ही किसानों के इश्यूज को उठाना और ब्रिटिश हुकूमत में जो किसानों की खेती की नीलामी थी, उस मुद्दे को प्रखरता के साथ उठाकर उस नीलामी को रोका और किसानों से जो टैक्स लिए जाते थे लगातार उनके खिलाफ एक प्रखर आवाज बुलंद की। तो और इन पर ब्रिटिश सरकार ने अपने आप को रोल बैक किया और इन सारी चीजों में चौधरी साहब एक तरीके से जीतते दिखते हैं और एक सफल राजनीति की तरफ बढ़ते दिखते हैं। डॉक्टर साहब, चौधरी चरण सिंह की भारतीय राजनीति को क्या देन है? क्यों उनको याद किया जाता है? क्यों उनकी मिसालें दी जाती हैं? और कहा जाता है कि आज चौधरी साहब होते तो इस मुद्दे पर ऐसा कहते, वैसा कहते, ऐसा करते और इस तरह के संकट नहीं झेलने होते। आप क्या कहते हैं? चौधरी साहब को जब भारतीय राजनीति के एक सितारे के रूप में अगर हम कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारतीय राजनीति को जो दिया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उसे अगर सिलसिलेवार ढंग से हम चिन्हित करना शुरू करें तो इसकी एक लंबी सूची बन सकती है। लेकिन मैं अगर मोटे तौर पर भी आइडेंटिफाई करूं तो उन्होंने भारतीय राजनीति को जो राजनीतिक मूल्य सौंपे वो भारतीय राजनीति की एक बड़ी थाती है। जैसे चौधरी साहब अपने पूरे जीवन में जिस ईमानदारी के साथ राजनीति में रहे और जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने राजनीति की और जिन प्रतिबद्धताओं के साथ उन्होंने किसानों के संघर्ष को राजनीति के केंद्र में स्थापित किया, ये भारतीय राजनीति को चौधरी साहब की बड़ी नहीं दिव्य देन है, दिव्य देन। आज देश का किसान वर्ग और देश का गांव अगर बेहतर स्थिति में है तो वो सिर्फ और चौधरी साहब के राजनीतिक संघर्षों का परिणाम है। और उन्हें जब जब सत्ता में भागीदारी करने का मौका मिला, उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से किसानों के लिए, गांव के लिए, मजदूरों के लिए और समाज के कमजोर वर्गों की बेहतरी के लिए जो प्रयास किए, जो कानून
बनाए, जो दिशा दी, जो विभाग बनाए, वो आज भी भारतीय राजनीति को और भारतीय समाज को एक बड़ी दिशा दे रहे हैं। मैं तो कई बार जब उन्हें पढ़ता हूं तो ये तक सोचता हूं कि जिसे हम नया भारत कह रहे हैं, नया इंडिया कह रहे हैं, वो वास्तव में चौधरी साहब ने अपने सत्ता में प्रवेश के साथ ही काम शुरू कर दिया था। पहली बार जब उन्हें सत्ता में आने का मौका मिला, किसानों की जमीनों से संबंधित एक बड़ी लिस्ट है, क्या क्या गिनवाऊं, चकबंदी कानून, जमींदारी उन्मूलन कानून, भूमि सुधार कानून और पूरे ग्रामीण समाज को डेवलप करने वाले बड़े फैसले। पहली बार गृह मंत्री बने, अल्पसंख्यक आयोग बनाया, मंडल आयोग बनाया, जिनसे आपको नया भारत बनता दिख रहा है। ये में बड़े फैसले थे। यानी नए भारत का सपना चौधरी साहब ने उसी वक्त देख लिया था। यस यस। लेकिन खास तौर पर ग्रामीण भारत। यस, चौधरी साहब की बड़ी देन है भारतीय राजनीति। लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो बड़ी उम्मीदों के साथ बनी थी। ऐसा क्या हुआ कि जो लोग सरकार बनवा रहे थे उनकी, वही फिर गिरवाने में भी लग गए? यस, आपका ये सवाल अभी जो पहला सवाल था उससे सीधा कोरिलेट करता है। चौधरी साहब ने इस देश की राजनीति की दशा दिशा बदलने के जो लगातार प्रयास किए और उनका जो विजन था, उसे देखकर जो भारतीय राजनीति का मूल चरित्र था और यहाँ का जो एक आधारभूत राजनीतिक वर्ग है जो कंट्रोल करता है देश की राजनीति को, आज भी करता है, और उस वक्त तो और ज्यादा मुस्तैदी और ज्यादा ताकतवर था वह वर्ग, तो वो चौधरी साहब से घबराता था। और आज का मीडिया इतना सामंती नहीं है जितना चौधरी साहब दौर की राजनीति का था। तो उस पूरे वर्ग ने, जो राजनीतिक वर्ग था, उस दौर की मीडिया ने चौधरी साहब को लेकर पूरा एक निशाना साधा और चौधरी साहब के इन बदलावकारी राजनीति के खिलाफ पूरी एक सुनियोजित मुहिम चलाई। जो आप कह रहे हैं कि वही लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाने, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में थे, वही लोग उसे गिराने में थे। वो ये तो चाहते थे कि देश में जो एक गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर जो बनिया ब्राह्मण ठाकुर वाली लॉबी है और वो और तमाम चीजों को कहीं विस्तृत नहीं होने देती, इसके खिलाफ एक माहौल बने। लेकिन नेहरू की राजनीति और इंदिरा की राजनीति और उस पूरे आभा मंडल में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उस राजनीति के खिलाफ सांस भी ले, कोई दम भी भरे। हाँ, लेकिन चौधरी साहब को एक लॉबी थी जो चौधरी साहब को आगे रख के अपने हित साधना चाहती थी। अंग्रेजी मीडिया आमतौर पर उनको जातिवादी नेता बताता था, कितना सच है? हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। वो अगर जातिवादी नेता होते तो क्या तमाम जातियों के खिलाफ और जातिवादी राजनीति के खिलाफ और जातीयता के खिलाफ उस तरह की व्यवहारिक और सटीक समझ और उस तरह के अभियान और कानून बनाते? देश में अंतर जातीय विवाह का कानून बनाना, उनके लिए एक प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था करना, रोटी बेटी के संबंधों की लगातार अपने राजनीतिक मंचों से वकालत करना, उन्हें आप जातिवादी नेता कहते हो? अरे जो इंसान लगातार जातिवाद के खिलाफ लड़ा हो, जिस राजनेता ने लगातार जाति पर वार किया हो और जातिवादी संकीर्णता और मानसिकता से राजनीति को उभारने की कोशिश की हो, आप उन्हें जातिवादी नेता कहते हैं। यही इस मीडिया का सामंती चरित्र है और यही भारतीय राजनीति का वो वर्ग चरित्र है कि जो चौधरी साहब को एक जातिवादी नेता बनाता है। खुद इंदिरा गांधी ने उन्हें जाट नेता तक कहा, क्योंकि वो एक तो देश में बड़े किसान नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे और देश की जो किसान राजनीति थी वो चौधरी साहब के पीछे एक मुकम्मल ढंग से जो परंपरागत भारतीय राजनीति थी उसको चुनौती दे रही थी, है ना। तो इन लोगों को लगा कि ये तो पूरा राजनीतिक
कायाकल्प कर देंगे और हमारा जो एक परंपरागत उद्योग धंधा है राजनीति का, ये सब चौपट हो जाएगा। इन्होंने लगातार मीडिया के थ्रू और अपने एक सुनियोजित अभियान के थ्रू चौधरी साहब को जातिवादी नेता कहना शुरू किया और उनकी छवि एक समुदाय के नेता के रूप में संकुचित करनी शुरू की। यह एक पूरा सोचा समझा एक प्लान था। इतना ही नहीं, उन्होंने इतनी अद्भुत किताब भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखी जो उनकी समझ को बताती है कि भयावह भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, समस्या और निदान इसके, और उसे बड़े-बड़े अर्थशास्त्री आज भी कोट करते हैं, आज भी उससे एक विजन लेते हैं। लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने उस समय और मीडिया ने उस समय कहा कि नहीं, ये तो एक जाट नेता कैसे एक इतनी गंभीर पुस्तक लिख सकते हैं, ये तो पता नहीं कैसे कहाँ से ये पुस्तक लिखी है। तो इस तरह की सोच, इस तरह का चरित्र जिस राजनीति में, जिस मीडिया में हो, तो वो चौधरी साहब को अगर जातिवादी नेता कह रहा है तो मुझे लगता है कि ये एक पूरा प्लान था और उन्हें एक बड़े कद से, एक बड़े राष्ट्रीय कद के नेता से उनके कद को लगातार घटाने का अभियान था। और हम लगातार चर्चा करते रहेंगे इस महान शख्सियत के तमाम पहलुओं पर, उनके बनाए कानूनों पर और कैसे उन्होंने जनता के लिए काम किए, कैसे एक गरीब घर में पैदा हुआ एक बच्चा इस देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है। इस पूरे सफर पर हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।